हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है हिंदी विषय का, और ये हिंदी विषय के एग्ज़ाम से पहले मैं आपका एक एग्ज़ाम ले रही हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के मैंने आपको दिए थे। इसको अगर इस एग्ज़ाम को आप ऐप पर देना चाहते हो तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। वहाँ पर जाकर आप एक साथ ही 100 के 100 क्वेश्चन को दे सकते हो। ऐप के अंदर टेस्ट सर्जित किया गया है। यहाँ मैं सोल्व करवा रही हूँ इस टेस्ट को। तो हम 75 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे इससे पहले की क्लासेज में। आज हम 75 से 100 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक शर्त आप लोगों के लिए रहेगी कि आप साथ साथ आंसर अवश्य ही देते रहेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपसे अनुरोध भी है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो अपने भाई बहन, आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास अवश्य ही शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राय पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों का जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविताओं में नहीं मिली। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। जल्दी से बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं। नीचे कूट दिया जा रहा है, कूट के आधार पर आपको आंसर चुनना है। जल्दी से बताएं कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। इसमें केवल एक सही है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राय पत्रकार भी थे, ये सही है। लेकिन हास्य व्यंग्य के निबंधों की प्रधानता, नाटकों की प्रधानता यह रही है, निबंधों की नहीं रही है। बाकी सभी यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये आलोचनात्मक कृतियां हैं, इनका सही अनुक्रम क्या है। इन सभी को जिसने भी पेड क्लासेज ली हैं सभी को बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने करवाई हुई हैं। वैसे तो हमें याद नहीं रहती, लेकिन ट्रिक से हमें याद रह जाती हैं। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, साहित्य लोचन, हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना और रीति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इनमें से जो कथन सही हैं, नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। पहला विकल्प है, सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। दूसरा है, सैद्धांतिक आलोचना में केवल शास्त्रीय सिद्धांत होते हैं। तीसरा है, जब सिद्धांतों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहते हैं। चौथा है, सैद्धांतिक आलोचना में आलोचकों की दृष्टि रचना पर रहती है। कौन कौन से सत्य कथन हैं, उनका चुनाव कर आपको आंसर देना है। देखो दोस्तों, एक सही है यहाँ पर, है ना, और 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा। इसमें जो रामवृक्ष बेनीपुरी का मील का पत्थर है, जो संस्मरण है, इसमें क्या है। महापुरुषों के संस्मरण है, राजनीतिज्ञों के संस्मरण है, साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है, या उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के संस्मरण है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा जीवनी के विषय में असत्य कथन कौन सा है।
आवारा मसीहा जो जीवनी है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी। पहला विकल्प है, इस जीवनी के लेखक द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच राष्ट्र की रागात्मक एकता के प्रति एक सेतु का निर्माण किया है। दूसरा विकल्प है, इस जीवनी में अलग 630 पृष्ठ हैं। तीसरा है, ये जीवनी पर्वों में विभाजित है। चौथा, शरद जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली यह प्रथम कृति है। कौन सा सही नहीं है? असत्य कथन आपको चुनना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। इस जीवनी में लगभग 630 पृष्ठ हैं, यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र द्वारा रचित हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जामुन के पेड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, तेज आंधी चलने से सचिवालय के आंगन के जामुन का पेड़ गिर गया था। बिल्कुल सही। जामुन के पेड़ के नीचे बहुत से लोग दब गए थे। जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। जामुन का पेड़ काटने में बहुत देर हो चुकी थी तथा उसके नीचे दबा व्यक्ति मर चुका था। कौन सा सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। जामुन के पेड़ के नीचे बहुत से लोग दब गए थे, यह असत्य है, एक ही व्यक्ति दबा था। अगला क्वेश्चन है, संस्मरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीचे विकल्प है, सही विकल्प का चयन कर आंसर निर्धारित करें। संस्मरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यथार्थ चित्रण के साथ संस्मरण में भावना की गहराई होती है। बिल्कुल सही। लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। संस्मरण में व्यक्ति की अपेक्षा घटना को रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। संस्मरण संबंधी व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या सही नहीं है? दो सही नहीं है। लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, या ये घटना प्रधान हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गेहूं व गुलाब भारतेंदु की रचना है। दूसरा है, वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है। तीसरा है, चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। चौथा है, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की रचना है। आंसर निर्धारित करें सभी। कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गेहूं और गुलाब भारतेंदु की रचना नहीं है, बाकी सभी यहाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत में विकल्प है पहला, सभी 8 यात्रा वृतांतों में पर्याप्त विविधता है। दूसरा है, यात्राओं में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के भूभागों का वर्णन है। तीसरा है, पर्यटकों को उनकी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। चौथा, यात्राओं वृतांतों के बीच में कहीं भी संस्कृत सूक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया। अरे यायावर रहेगा याद वृतांत में क्या सही है, उसको चुनकर आपको आंसर देना था। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। इसमें 1, 2, 3 सही हैं, लेकिन 4 सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उषा वर्मा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये उषा वर्मा हमारी जो प्रवासी साहित्यकार हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उषा वर्मा लंदन के यार्क में रहती है। बिल्कुल सही। उनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, ये भी सही है। इनकी भारतीय तथा विदेशी पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं भी छपी हैं, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 3। इन्होंने केवल विदेशी साहित्य की ही रचना की, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। दूसरा, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। तीसरा, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। चौथा, साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। कौन से कथन सही हैं, उनका चयन कर आंसर देना है। देखो, कहा कि साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। दूसरा, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। दूसरा बिल्कुल सही है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। ये भी बिल्कुल सही है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। ये सही नहीं है। यानी 2 और 3 सही हैं। 2 ही विकल्प दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? जो दुखांत नाटक हैं उनमें सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? आंसर निर्धारित करें सभी। पहला विकल्प है, उनमें कुरूप और असुंदर को महत्व दिया जाता है। सभी दुखांत नाटकों के प्राय महान होते हैं। तीसरा है, दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। दुखांत नाटकों में नाटककार स्वानुभूति का चित्रण करता है। सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है? सबसे अच्छे सौंदर्य की उपस्थिति का आधार होता है दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन है, करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि? ये अंडरस्टूड हैं। ये क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं। आपको समझकर और फिर आंसर देना है। करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि? विकल्प है, आनंद मात्र इंद्रियजन्य सुख है। साहित्य में करुणा रस अपरिहार्य है। इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। साहित्य में दुख की निरपेक्ष स्थिति है। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। अगला क्वेश्चन, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक? कायिक काया से संबंधित, वाचिक भाषा से संबंधित, आहार्य वेशभूषा से संबंधित और सात्विक आत्मा से संबंधित होते हैं। तो स्वर भंग आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सात्विक। याद रखना, स्वर भंग वाचिक नहीं है। स्वर भंग हो जाना यानी अंदर की आत्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? आंसर निर्धारित करें। मुख्य रूप से ये 2 ही प्रकार का होता है, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट श्लेष। 2 ही होता है। आंसर हो जाएगा 2। अगला है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? प्लेटो काव्य व कवियों की निंदा करने वालों के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्लेटो का मानना था कि कवि की भावोद्वेग व तर्क रहित रचना काव्य में अनैतिकता, अश्लीलता का समावेशन होता है। प्लेटो चाहते थे कि कवि अपने काव्य की रचना में रिपब्लिक अनुसरण करे। प्लेटो के अनुसार काव्य नैतिक दृष्टि से उचित होता है। आंसर सभी को ने निकाल ही दिया होगा डी। प्लेटो के अनुसार काव्य नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होता है। इन्होंने तो कहा काव्य जो है वो फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, यानी अनुकृति की अनुकृति है। यह नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होता। कवि को देश निकाला दे देना चाहिए। प्लेटो ने कहा है कि कवि से तो एक
गोबर की भरी टोकरी भी ज़्यादा उपयोगी है। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार प्रत्येक सुंदर वस्तु नैतिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, क्यों? आंसर निर्धारित करें। काव्य के सौंदर्य की तुलना नैतिक स्तर पर नहीं की जा सकती है। काव्य सुंदर है या नहीं है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार ये केवल नैतिक स्तर पर ही इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कोलरिज के कल्पना संबंधी विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा सी। कोलरिज के अनुसार ऊहा अर्थात फैंटेसी काव्यगत सार्थक और उपयुक्त बिंबों की रचना करती है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिंब की मूर्ता केवल दृष्टि विषयक होती है। दूसरा है, मूर्ता नाद, घ्राण या स्वाद से संबंधित नहीं होती। तीसरा है, बिंब ज्ञानेंद्रिय से असंबद्ध होते हैं। चौथा है, बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने मुंशी सदाशिवलाल और मौलवी मीर अम्मन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी। यह कथन किसका है? लॉर्ड वेलेजली का, कोलरिज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का या जॉन गिलक्राइस्ट का? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जॉन गिलक्राइस्ट का। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण संबंधी विचार हैं। काम भावना मन की मूल परिचायक शक्ति है। दूसरा है, मानव मन के 3 भाग होते हैं। चौथा है, सृजक साहित्यकार और कलाकार, यानी सृजक कल्पनाशील होने के कारण अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करता है। और चौथा है, सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन में होता है। कौन कौन से सही हैं उनका चुनाव कर आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है, केवल 3 सही। सिगमंड फ्राइड कहते हैं, फ्राइड ने मन के 3 भाग दिए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ठीक है, 1 सही है यहाँ पर, 2 सही है, 4 सही है। 1, 2, 4 यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अगला है, आचार्य वामन, भरत मुनि, भामह, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? आचार्य भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? आंसर निर्धारित करें। कवि के नाम को अमर रखना, बिल्कुल सही है, कवि के नाम को अमर रखना। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी की विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित वर्ण है। दिए गए कूट का आंसर निर्धारित करें, जो सही है उनको चुनकर आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, 1, 2, 4। यहाँ मूक वर्ण की कोई समस्या नहीं होती है, बाकी सभी सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधव हूँ न कहूँ तरस है।
फिर से देखिएगा, घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधन हूँ न कहूँ दर्शय, सु न जानिए धों की तहाय रहे, दृग चातक प्राण तपय तरसय। बिन पावस तो इन थावस हो न, सु क्यों करी ये सब सो परसय। बदरा बरस ऋतु में घिरी के, नितही आँखिन उघरी बरसै। पंक्तियाँ में घनानंद क्या कहना चाहते हैं? दूसरी पंक्ति में घनानंद क्या कहना चाहते हैं? नीचे कूट है, सही कूट का चयन कर आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1 और 3। सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं और मेरे प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और आज ये अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तन मन सेज करे दाहू, सब चंद भइये मोहि राहू। चहूँ खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कांत पियारा। अबहू निठुर आब यही बारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावें अंग मोरी, हो झुराव बिछुरी मोरी जोरी। उपयुक्त पंक्तियों में निठुर का संबंध किससे लिया गया है? नीचे विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी केवल 2 यानी किससे? प्रियतम से। यहाँ निष्ठुर अबहू निठुर आब यही बारा, तो यहाँ निठुर किसके लिए आया है? प्रियतम के लिए आया है। आंसर हो जाएगा डी। और ये थे हमारे 100 क्वेश्चन दोस्तों। 3 क्लास में मैंने 100 क्वेश्चन पूरे करवाए हैं। पहले क्लास में 50 थे जो संपूर्ण आपके ये कहें कि सिलेबस से थे। दूसरी में 25 क्वेश्चन और तीसरी में ये पुनः 25 क्वेश्चन हैं जो आपकी रचनाओं की व्याख्याओं से लिए गए हैं। तो अवश्य ही अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और एक टेस्ट अगर और इसी प्रकार का करवाना है तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताएं। जय हिंद, जय भारत।